बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने लगे वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो था ये बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रदरफोर्ड जो था वो किस तरह से फेल हुआ था, तो उसकी जो लिमिटेशंस थी यानी कि उसके जो फेलियर के रीजंस थे उनको इम्प्रूव करने के लिए या उनको आंसर जो किया था वो बोहर ने किया था। तो हम देखते हैं कि इसने किस तरह से आंसर किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे बताता चलूँ कि ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शो करवाया जा रहा है कि ये न्यूक्लियस है आपके पास दरमियान में, ये इसका शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है। तो यहाँ पे ये हमने देखना है कि चूँकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया था कि ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, लेकिन ऐसा नहीं था, लाइन स्पेक्ट्रम था। तो उसी को देखने के लिए कि ये कॉन्टीन्यूस जो है वो है भी ये पर्पज़ या नहीं, तो इसका जो ये कह लो आपके जो रेडिएशन है वो लूज़ कॉन्टीन्यूसली हो भी रही है या नहीं, तो उसके लिए ये जो मॉडल था वो पेश किया गया था। तो इन शेल को उसने फर्स्ट शेल को जो है वो के का नाम, सेकंड को एल का नाम और थर्ड को एम, इसी तरह एन, इस तरह शेल के उसने नेमिंग की थी। तो इसका जो पहला पॉइंट था वो यही था कि रदरफोर्ड जब फेल हुआ था तो उसके फेलियर को कंपनसेट करने के लिए नील्स बोहर ने 1913 के अंदर नील्स बोहर ने ये मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के तहत उसने कहा था कि दरमियान के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द शेल के अंदर मूव करते हैं। जैसे आपने देखा कि सोलर सिस्टम कह लें आप, जो सोलर सिस्टम है वो सन के इर्द गिर्द किस तरह से मूव करता है, तो ये सारा यानी कि जो सन है वो किस तरह से प्लैनेट और ये मूव करते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसकी जनरल सी एग्जांपल के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने चूँकि ये कहा था कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये लाइन स्पेक्ट्रम था। इसी को जो है वो आंसर करने के लिए नील्स बोहर ने अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया था। उसके कुछ फीचर्स हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ही शेल के अंदर, ये एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो उस वक्त तक ये तो ना तो रेडिएशन को एमिट करेगा ना ही रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। अगर ये इस शेल के अंदर मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये इसका पहला पॉइंट कहता था। इसी को हमने क्या कहा था, फिक्स एनर्जी जो है वो ये कह लें आपकी एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल, इसको हम क्वांटाइज्ड एनर्जी का नाम भी देते हैं नील्स बोहर के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट ये था, उसने नेमिंग की थी फर्स्ट शेल को के एल एम एन वगैरह शेल के नाम रखे थे, और उसने कहा था कि जो लोअर स्टेट में होगा, जैसे यहाँ पे N1 यानी कि के वाला है, उसको ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यानी कि ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर ये उससे आगे जाएगा इस तरह, अगर आगे आगे मूव करता जाएगा हर शेल में, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता जा रहा है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका क्या था, थर्ड पॉइंट इसका ये था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, तभी वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो अगर लोअर से हायर की तरफ आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा। और जब वो शेल जैसे यहाँ पे है कि इधर से इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये रेडिएशन रिलीज़ करेगा, जैसे यहाँ पे ये शो की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या था, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये था कि जब दो जो शेल्स हैं उनके दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है, वही ये बताता है कि कितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी, और वो इक्वल होती है, यानी कि डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1। E2 हायर शेल का एनर्जी लेवल है और E1 लोअर शेल का है। इनको जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो एच न्यू के इक्वल है। और जो यहाँ पे डेल्टा ई है ये वो एनर्जी है जो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो उसमें से एमिट हो रही है या क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक सेकंड में कितनी वेव्स वहाँ से गुजरती हैं ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आपको पता होगा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला था वो क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहाँ पे जो एम है उसके साथ ई लिखा हुआ है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यानी कि एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस है, एन जो है वो नंबर ऑफ शेल है, यानी कि किस नंबर पे है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह पे, और एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आप 3.14 वगैरह। तो इस तरह आप जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आप इजीली, अगर आपको मैथ्स चाहिए तो आप मैथ्स निकाल सकते हैं, वेलोसिटी चाहिए, जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी ये नील्स बोहर की थोड़ी सी जो है वो इसकी डिटेल के बारे में बताया गया कि ये डेनमार्क का रहने वाला था, और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था अपनी इस क्वांटम थ्योरी की वजह से, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को चूँकि इसने क्लियरली वाज़ह किया था और आंसर किया था रदरफोर्ड के क्वेश्चंस को, यानी कि जो वहाँ पे वो आंसर नहीं कर सका वो इसने आंसर किया था, तो इस बना पे इसको जो नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1922 के अंदर। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखते हैं कि वो क्या हैं।
लिमिटेशन में सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। कैसे? देखिए ये हमें कह रहा है कि हम इसकी जो है वो मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लोकेट भी कर सकते हैं और मोशन भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही वक्त में हम पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। देखें अगर वो मूव कर रहा तो आप उसका रेडियस किस तरह से मूव करेंगे, सॉरी फाइंड करेंगे, लेकिन उस वक्त आप उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टेबल है फिर आप उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें फाइंड कर सकें, तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी। उसके बाद जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसने ये कहा था कि स्मॉल साइज़ के जो एटम हैं, यानी कि सिर्फ जैसे हाइड्रोजन, ये इन्हीं को एक्सप्लेन करता था, यानी कि ये लार्जर साइज़ के जो एटम थे उनके ऊपर ये डिस्कशन ही नहीं करता, यहाँ पे ये फेल हो जाता था। फिर उसके बाद ये है कि इसने ये फेल हो जाता था ज़ीमन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कि किस तरह से वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट करती हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। यानी कि जो रेडिएशन मिल रही थी उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वो स्प्लिट करती थी अपने कंपोनेंट में, तो ये वहाँ पे भी फेल हो जाता था। फिर स्टार्क इफेक्ट में भी ये फेल हो जाता था कि किस तरह एक्सप्लेन करना है, यानी कि अगर उसी जो आपको वो स्पेक्ट्रम मिला है उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरह अपने कंपोनेंट में स्प्लिट होता है, तो ये स्टार्क इफेक्ट है। उसके बाद हम ये डेफिनेशन है ज़ीमन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है। कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना, यानी कि स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स होना, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, यानी कि उनकी डेफिनेटली सेपरेशन का क्या मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास है ज़ीमन इफेक्ट। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, यानी कि आप इजी वर्ड में कह लो कि अगर आप जो आपके पास स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको उसको आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो जब वो अपने कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो ये जो इफेक्ट है ये ज़ीमन इफेक्ट कहलाता है। फिर स्टार्क इफेक्ट है उन्हीं स्पेक्ट्रम को या उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जब वो अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर यानी कि ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट हो जाता है, तो इसी फिनोमिना को हम क्या नाम दे देते हैं, स्टार्क इफेक्ट का।